मैं टोनी स्टार्क हूं। मैं बेहतरीन चीजें बनाता हूं। मेरी कमाल की गर्लफ्रेंड है। कभी कभार दुनिया को भी बचाता हूं। तो फिर मुझे नींद क्यों नहीं आती? कहाँ है टोनी स्टार्क? अब हालात बदल चुके हैं। मुझे वो बचाना है जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, और वो तुम हो। तुम्हें चुनने का मौका देता हूं। बेमानी जिंदगी चाहिए या यादगार मौत? आयरन मैन 3 फौलादी रक्षक। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त एंड साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं आयरन मैन 3 मूवी की। जी हाँ, आयरन मैन 3। देखो, आयरन मैन 1 एंड आयरन मैन 2 को मैं कवर कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया तो देख लेना। और अब ऑब्वियसली इस ट्रिलॉजी को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है आयरन मैन 3 के साथ। और सुनो मेरी बात दोस्तों, आयरन मैन 3 मार्वल की उन गिनी चुनी मूवीज में से एक है जिन्होंने 1 बिलियन का आंकड़ा टच किया है। और हाँ, ये आयरन मैन सीरीज की भी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है। और भाई, जब ये मूवी आई थी इसने बवाल मचा दिया था। मुझे आज भी याद है, इसके मर्चेंडाइज हर जगह थे भाई। मतलब मेरे पास आयरन मैन का गत्ता भी हुआ करता था, आयरन मैन 3 वाला। तो हाँ, ये मूवी तो देखनी बनती है, तो क्यों ना फिर इसको आज एक्सप्लेन किया जाए, इसकी कहानी को समझा जाए और जाना जाए। और मैं बता देता हूँ जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए, अपन इस चैनल पे पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को कवर कर रहे हैं। अभी फेज 1 चल रहा है, तो उससे रिलेटेड सारी मूवीज एक्सप्लेन हो चुकी है और कुछ 1-2 रह गई है, तो वो कवर करेंगे और आगे भी आती रहेंगी मूवीज। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स आप आराम से समझ जाओगे, साथ ही में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी जान लोगे। तो करते हैं फिर स्टार्ट, क्यों नहीं करें स्टार्ट फिर, ठीक है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1999 से। जी हाँ, कुछ ज्यादा ही प्राचीन काल में चले गए हम। टोनी स्टार्क एक टेक्निकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं स्विट्जरलैंड में। वो जमाना था जब टोनी अभी वो एरोगेंट प्ले बॉय बंदा था। आयरन मैन बनने से पहले का जमाना था वो, मतलब और भी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड था इस टाइम पे टोनी स्टार्क। इन शॉर्ट, वहां उसकी मुलाकात होती है माया हैनसेन से। ये एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी। माया ने ऐसा फॉर्मूला डेवलप कर दिया जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट और एडवांस कर सकता था, यानी शरीर खुद को रिपेयर कर सकता था, खुद को अपग्रेड तक कर सकता था। कॉन्सेप्ट था एक्सट्रीमिस। लेकिन माया के इस फॉर्मूले में अभी भी कुछ खामियां थी, इसलिए वो टोनी से हेल्प मांगती थी इसको फिक्स करने के लिए। और उसी रात एक और बंदा टोनी से मिलता है, एल्रिच किलन। एक साइंटिस्ट है जो AIM यानी एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स नाम की अपनी कंपनी का फाउंडर था। किलन फिजिकली डिसेबल था और वो टोनी और माया दोनों को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। टोनी ने किलन को रूफटॉप पर बुलाया और वहां कभी गया ही नहीं, उसे छोड़ दिया अकेला बीच रात में। ठंड में रूफटॉप पर वो अकेला टोनी का वेट करता रहा, इस उम्मीद में कि टोनी आएगा। माया के साथ भी वो रात गुजार कर सुबह निकल गया। और ऑब्वियसली टोनी स्टार्क की रात गुजारने का तरीका और वो बिना बताए निकल गया। उस रात की वो 2 गलतियां, माया को छोड़ देना और किलन, तो ये उसके फ्यूचर पे आगे अब इम्पैक्ट करने वाली थी। उधर किलन ने उस रिजेक्शन को अपना फ्यूल बना लिया। उसने माया के साथ मिलकर एक्सट्रीमिस को आगे बढ़ाया, AIM ज्वाइन किया और धीरे धीरे उसकी हैंडीकैप्डनेस ठीक होने लग गई। वो स्ट्रॉन्ग बन गया, फिजिकली ट्रांसफॉर्म भी हुआ। फिर उसने दूसरे लोगों पर एक्सट्रीमिस इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, सोल्जर पर, वेटरनस पर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोगों की बॉडीज उस एक्सट्रीमिस को अडेप्ट नहीं कर पाती थी, वो बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाते थे। माया किलन के इस फ्लॉ को फिक्स करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब कई लोग निपट चुके थे इस चक्कर में। अब आते हैं प्रेजेंट में। न्यूयॉर्क की बैटल उस टाइम पे हो चुकी थी जो हमने अवेंजर्स में देखी थी। वो टोनी को अंदर से तोड़ गई थी। एलियंस, आर्मी, वार्म होल स्पेस, उस एक्सपेरिमेंट ने टोनी के ऊपर एक डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ दिया था। वो रात को सो नहीं पाता था, सडनली घबराहट हो जाती थी। जी, उसको पैनिक अटैक भी आने लगे थे। कोई भी न्यूयॉर्क का जिक्र करे टोनी बेचैन हो जाता था। तब उसने खुद को लैब में बंद कर लिया था, एक के बाद एक नया आयरन सूट बना रहा था, जैसे कि वो सूट उसकी एंजाइटी की दवाई हो। पेपर पॉट्स, उसकी पार्टनर, उसके लिए बहुत वरीड थी। इसी दौरान अमेरिका में एक नया खतरा उभर कर आया, द मैंडरिन, एक मिस्टीरियस टेररिस्ट जो वीडियो मैसेज ब्रॉडकास्ट करता था, जिसकी आवाज़ में एक ऐसी अथॉरिटी थी जो लोगों को डराती थी। मैंडरिन ने पूरे अमेरिका में बॉम्ब ब्लास्ट करने शुरू कर दिए थे, लेकिन इन ब्लास्टर्स में कोई कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव नहीं था, कोई बॉम्ब फ्रेगमेंट नहीं मिले। जो लोग मरे थे ऐसा लगता था जैसे वो किसी एक्सपेरिमेंट के चलते खुद ही निपट गए हों। और इन्हीं सभी ब्लास्ट के दौरान हैप्पी होगन, जी हाँ, टोनी का वो पुराना बॉडीगार्ड दोस्त, वो भी बुरे तरीके से
ज़ख्मी हुआ और कोमा तक में चला गया। और यही वो मोमेंट था जब टोनी ने लाइन क्रॉस की। उसने लाइव टीवी पर मैंड्रिन को डायरेक्ट एड्रेस किया और उसने अपने घर का एड्रेस भी दे दिया। तू जानता है मैं कहाँ रहता हूँ, आ जा अगर हिम्मत है। और मैंड्रिन आया, हेलीकॉप्टर में आया, मिसाइलें दागी। टोनी का जो पूरा मेंशन था वो आइकॉनिक क्लिफ साइड मेंशन तबाह कर डाला, समुद्रों में उसको गिरा दिया। टोनी किसी तरह बचा, बेयरली ही बचा। एक डैमेज सूट में पेपर बच गई। हैप्पी कोमा में था, टोनी के पास कुछ नहीं बचा था, सूट की पावर्स खत्म हो रही थी, रिचार्ज नहीं हो सकता था। वो उस मेंशन से बहुत दूर चला गया। सूट उसे ऑटोमेटिकली एक डायरेक्शन में ले गया और वहाँ जा पहुँचा रोज हिल, टेनेसी में, एक छोटा सा टाउन। रोज हिल में टोनी को किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक बच्चे से, हार्ली कैनन। एक स्मार्ट, क्यूरियस, थोड़ा अनोइंग लेकिन दिल का अच्छा बच्चा। और काफ़ी लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि ये लाइनमैन बनेगा। खैर वो तो नहीं हुआ, बट यहाँ आते हैं इस स्टोरी पे। गैराज में टोनी अपना सूट रिपेयर करने लगता है। हार्ली उसकी हेल्प करता है, बदले में टोनी उसे कूल गैजेट बना देता है, काफ़ी सारे कूल गैजेट बना देता है। लेकिन टोनी यहाँ सिर्फ छुपने के लिए नहीं आया था। रोज हिल में भी ऐसे ही मिस्टीरियस एक्सप्लोजिव हुए थे। टोनी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जो उसे पता लगा वो शॉकिंग था। उसे पूरा जो एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट है उसके बारे में पता लगा एंड उनके एक्सपेरिमेंट्स एंड लोगों को जो नुकसान हुआ उसका पता चला और किलन के बारे में भी पता चला। टोनी ने सैटेलाइट की मदद से मैंड्रिन की लोकेशन ट्रैक की और वहाँ जब वो पहुंचा उसके ठिकाने में, वहाँ उसे मिला जो सब चीज़ें उसने उसके होश उड़ा दिए, क्योंकि मैंड्रिन कोई टेररिस्ट नहीं था, वो तो एक एक्टर था। उसका असली नाम था ट्रेवर, नहीं GTA 5 वाला नहीं, एक डाउन ऑन हिज लक ब्रिटिश एक्टर, एक ऐसा ब्रिटिश एक्टर जिसका लक उतना अच्छा नहीं चल रहा था, जो किलन के कहने पर मैंड्रिन का रोल प्ले कर रहा था। क्योंकि किलन मैंड्रिन के ज़रिए उसने जो सारे गलत काम किए थे उनको छुपा रहा था, जो उसके लोग वगैरह मरे थे उसके एक्सपेरिमेंट में, उन सभी को इस चीज़ के ज़रिए पर्दा डाल रहा था। बेसिकली वो एक फेक टेररिस्ट का जुगाड़ कर रहा था, गवर्नमेंट को गुमराह कर रहा था और किलन इससे बच जा रहा था, इस सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों पे पर्दा डाल के ऐसे। लेकिन इसी पूरी बातचीत के दौरान किलन के आदमियों ने टोनी को पकड़ लिया और उससे भी बड़ी बात, किलन ने पेपर पॉट्स को किडनैप कर लिया। पेपर की बॉडी में भी उसने वही चीज़ें इंजेक्ट कर दी, वो एक्सपेरिमेंट किया और पेपर को एक काइंड ऑफ कह सकते हैं तो एक म्यूटेंट ही बन गई वो, क्योंकि ये टोनी जीनियस था। और ऑब्वियसली जो किलन है उसको उसकी इंटेलिजेंस चाहिए थी, तो वो पेपर के ज़रिए ऑब्वियसली यहाँ टोनी से मदद मांग सकता था। उधर जेम्स रोड यानी वॉर मशीन, जो अब आयरन पैट्रियट सूट में था, वो US प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में लगा हुआ था। किलन ने एक झूठी लोकेशन में रोडी को बुलाया, उसको फंसाया, उससे वो वाला सूट लिया और फिर उसके सूट का इस्तेमाल करके वहाँ के US प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया। और इसमें हेल्प कर रहा था वॉइस प्रेसिडेंट। जी हाँ जी, डील ऐसी थी वॉइस प्रेसिडेंट के साथ किलन की कि वो उसकी बेटी को ठीक कर देगा और साथ ही में बदले में उसको नया प्रेसिडेंट भी बना लेगा। इससे दोनों का ही फ़ायदा था। इसी बीच जो माया है, जी हाँ, उसे रियलाइज़ होता है अचानक कि किलन तो गलत काम कर रहा है जी, तो उसका साथ नहीं देते हैं, वो उसका विरोध करती है, बट किलन उसको निपटा देता है। ये मोमेंट बहुत इमोशनल था, क्योंकि जो माया है उसने अपने सालों की मेहनत लगा दी थी इस प्रोजेक्ट में और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। वो बस रॉन्ग पीपल्स के साथ काम करने लग गई और जब उसने सही करने की कोशिश की तब बहुत देर हो चुकी थी और बस निपट गई फिर। खैर, टोनी और रोडी किसी तरह किलन की गिरफ्तारी से निकल जाते हैं। वो दोनों पहुंचते हैं उस जगह, एक ऑयल टैंकर जहां प्रेसिडेंट को कैद करके रखा गया था और जहां पेपर भी थी। टोनी के पास एक ही ऑप्शन था, उसे अपना प्रोटोकॉल हाउस पार्टी एक्टिवेट कर दिया। और दोस्तों, वो सीन जो आया वो किसी भी मार्वल फैन को गूज़बम्प दे सकता था। आसमान में एक के बाद एक आयरन मैन सूट उतरने लगे। मार्क 1 से लेकर के जितने भी टोनी के बनाए सारे सूट थे जारवस की कमांड पर किलन के सोल्जर के खिलाफ हो गए। भाई मजा आ गया देख के। रोडी प्रेसिडेंट को लेकर निकल गया वहाँ से। टोनी पेपर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पेपर बहुत ऊंचाई से गिर जाती है। टोनी टूट जाता है। फिर किलन और टोनी का आमना सामना होता है। किलन एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट की वजह से ऑब्वियसली सुपर ह्यूमन बन गया था। वो खुद की बॉडी को रिजनरेट कर रहा था और उसके पास फायर ब्रीदिंग जैसी एबिलिटी आ गई थी। टोनी एक के बाद एक
सूट बदलता है, लेकिन किलन को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था और तभी पेपर वापस आती है जिंदा एक्सट्रीमिस्ट की पावर के साथ। जी हाँ, उसमें एक्सपेरिमेंट तो हुआ था तो उसे पावर तो मिली थी और वो खुद किलन को फिर ख़त्म कर देती है। लड़ाई ख़त्म हो जाती है। टोनी जीत की खुशी में और पेपर की खातिर एक डिसीजन लेता है। उसने प्रोटोकॉल क्लीन स्ले एक्टिवेट कर दिया। सभी आयरन सूट एक के बाद एक डिस्ट्रॉय होने लगे आसमान में। मतलब बिलियंस डॉलर के पटाखे भाई। टोनी स्टार्क का रुतबा ही अलग है। टोनी ने पेपर की बॉडी से एक्सट्रीमिस्ट को सेफली रिमूव भी कर दिया और उसी एक्सट्रीमिस्ट का यूज़ करके, क्योंकि वो कुछ हद तक अच्छा भी था और साथ ही में सर्जरी के थ्रू फिर उसने अपने अंदर से टुकड़ों को उसने सर्जरी के थ्रू निकाल ही दिया था फिर आयरन मैन 3 के एंड में, और अब वो पूरे तरीके से ठीक हो चुका था। जी हाँ, उसे आर्किटेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं थी, बट वो अब सूट के बाहर उसे लगा सकता था बिना अपनी बॉडी में उसको डायरेक्टली इम्प्लांट किए। और भाई टोनी मूवी के एंड में एक लाइन कहता है बहुत बढ़िया, दिल को छू लेने वाली, माई आर्मर वॉज नेवर अ क्रच, कि मेरे आर्मर कभी वैसाखी नहीं थे, वो ककून थे और अब मैं पूरे तरीके से बदल चुका हूँ। बहुत बढ़िया और डीप डायलॉग है। सूट उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान नहीं थी। टोनी स्टार्क होना ही उसकी आइडेंटिटी थी, उसकी पहचान थी। वॉइस प्रेसिडेंट और फेक मैंड्रीन ट्रेवर दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और टोनी सूट के बिना, आर्किटेक्टर के बिना एक नई शुरुआत करता है। तो पाजी ये थी मूवी, बढ़िया थी, सही मूवी थी, मज़ा आ गया मूवी को देख के। और हाँ, इसमें लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था इस मूवी में, जो कि कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि लास्ट में अपन हल्क को देखते हैं, मतलब ब्रूस बैनर को देखते हैं। वो टोनी स्टार्क की पूरी कहानी सुन रहा था, मतलब सुन भी कहाँ रहा था, टोनी स्टार्क उसे अपनी आयरन मैन 3 की पूरी कहानी बता रहा था कि ये हुआ। वो सो रहा था साइड में और फिर वो बोलता बेटो तुम क्या सो रहे थे। चलो, इससे अपन को ये पता लग गया कि टोनी स्टार्क और ब्रूस की बढ़िया बॉन्डिंग हो गई थी, बट मूवी ख़त्म और कुछ खासा पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था जी। और हाँ, ये वाली जो मूवी है वो फेस 1 के बाहर आती है, ये फेस 1 में काउंट नहीं होती, तो मिसअंडरस्टैंड मत करना। ये बस मैं रिकॉर्ड पहले कर रहा हूँ, बट ये फेस 3 के बाद की मूवी है, फेस 1 के बाद की मूवी है। बाय।